हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंस के उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 2022 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है, यानी कि वाटरप्रूफ बनाता है। जाइलम की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, लिग्निन हो जाएगा। ये जो लिग्निन होता है जाइलम में भी पाया जाता है। जाइलम की जो सेल वॉल की जो दीवार है वहां पे पाया जाता है। ये लिग्निन क्या होता है, पानी में अघुलनशील होता है। ठीक है, आपको पता है जो जाइलम का होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के काम क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जाइलम का काम होता है जल जल का सप्लाई करना। फ्लोएम का काम होता है फूड, यानी कि भोजन को सप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये दोनों काम भी आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है। तो हम चारों ऑप्शन देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है कि एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल यौगिक बनता है। विस्थापन अभिक्रिया में एक से अधिक यौगिक बनते हैं। सिंगल कंपाउंड नहीं, कंपाउंड मतलब एक ही यौगिक नहीं बनेगा, एक से अधिक यौगिक बनेंगे। ऑप्शन ए गलत है। एक कम ऋण विद्युत अधातु अपने अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत कम ऋण विद्युत अधातु को विस्थापित करती है। ये भी दोस्तों गलत है। ठीक है, अब देखिए तीसरा है कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु, इसकी बात हो रही है, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करते हैं, विस्थापित करती है। दोस्तों क्या एकदम राइट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्रियता श्रेणी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो तत्व जितना ज्यादा क्या होता है रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, अपने से कम तत्वों को क्या कर सकता है, अगर उससे अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, उसको विस्थापित कर देता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आयरन है। आयरन क्या कर सकता है, कॉपर को विस्थापित कर सकता है। किसको कर सकता है, आयरन कॉपर को विस्थापित कर सकता है। लेकिन कॉपर आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि जो आयरन है कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है। इसी प्रकार से दोस्तों एल्युमिनियम कैल्शियम को क्या कर सकता है, रिप्लेस नहीं, डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन कैल्शियम एल्युमिनियम को कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डैश श्रेणी प्रति यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। एक उदाहरण है, चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसमें देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर। जो सजावटी लाइट हम जो घरों में जो दिवाली के अवसर पर मैक्सिमम टाइम में हम क्या करते हैं, जो लड़ियां लगाते हैं वो किस में होती है, किस सीरीज में होती है, श्रेणी क्रम होती है। इनमें अगर एक भी बल्ब खराब हो जाता है ना तो पूरे का पूरी सीरीज क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। पूरी लाइट, कोई भी लाइट जलने वाली नहीं होती है। ठीक है, श्रेणी क्रम की दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो करंट होता है दोस्तों क्या होता है, इसमें सेम रहता है। करंट क्या होता है, इसमें सेम रहता है। और जो वोल्टेज होता है वो क्या रहता है, असमान रहता है। ठीक है, डिफरेंट रहता है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है कि अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा। यदि हम अम्ल और क्षार को जल में मिला गए तो क्या हो जाएगा, विलयन क्या हो जाता है, अधिक सांद्र हो जाता है। क्या होता है, विलयन अधिक सांद्र दोस्तों हो जाता है। आइए नेक्स्ट, इसके बाद देखिए, थोड़ा देखिए दोस्तों, जो एसिड होते हैं नींबू में कौन सा होता है, सब इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। संतरा या नींबू, इसमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। सेब में कौन सा होता है, मेलिक एसिड होता है। इमली में टार्ट्रिक होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, चाय में कौन सा होता है, टैनिक अम्ल होता है। अग्नाशय रस होता है जो पेनक्रिस से जो निकलता है, इसमें कौन सा, अमाशय, सॉरी अग्नाशय नहीं, अमाशय रस होता है जो उसमें कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो विटामिन सी को विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, लाल चींटी फॉर्मिक अम्ल, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीनकरणीय सोर्स नहीं है। तो वायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब के सब क्या है, अनवीनकरणीय। अनवीनकरणीय मतलब कि एक बार यूज करो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो क्या, जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। लेकिन वायु, जल, सौर ऊर्जा ये सब क्या है, नवीनकरणीय स्रोत है, ये जल्दी से समाप्त नहीं होने वाले। ठीक है, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम ये क्या है, अनवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक गैस में क्या होते हैं, मीथेन होती है, CH4 मीथेन। ठीक है, जो एलपीजी होती है दोस्तों, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, जो इसमें मेन कंपाउंड होते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें इन्होंने मटर के पौधे का यूज किया था, कि जिन जनक पौधों पर आधारित था उनके कितने लक्षण भिन्न थे। उनके दोस्तों क्या थे, दो लक्षण भिन्न थे। ठीक है, इन्होंने बताया था
कि जो एक जेनेटिक तत्व होता है दूसरे जेनेटिक तत्व को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो ये किसने बताया था? मेंडल ने बताया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकी के फादर इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, कौन सा प्लांट यूज किया था इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? मटर के पौधों का इस्तेमाल किया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट है नाइट्रोजन अणु। इसकी बात हो रही है, नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन होता है, इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन अणु में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड के लिए 2 चाहिए, तो 3 बॉन्ड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसमें आबंध पूछे तो आबंध इसमें कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? जो विटामिन ए होता है स्पेशली किसके लिए होता है? आईज के लिए होता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों? इससे बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, गाजर में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, आइए थोड़ा आगे देखते हैं इसमें रिलेटेड विटामिन कुछ इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सारा टेबल है इसको आप देख लीजिए। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल है, बी1 का थायमिन है, बी2 का राइबोफ्लेविन है। ठीक है, विटामिन डी का कैल्सिफिरॉल है, विटामिन ई का क्या है? टोकोफिरॉल है। ठीक है, और विटामिन बी12 है, कोबालेमिन है। ठीक है, विटामिन बी7 बायोटिन है। ये सब दोस्तों आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम जानते हैं कि यदि वर्षा का जल का जो पीएच वैल्यू है 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। यदि या जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता तो क्या होता है? जब नदियों में बह जाएगा तो क्या हो जाएगा? नदी के जल का जो पीएच वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, जो एसिड होता है दोस्तों, एसिड का जो पीएच वैल्यू रहेगी हमेशा क्या रहेगी? 7 से क्या रहेगी? कम रहेगी। और जो बेस होगा उसका पीएच वैल्यू हमेशा 7 से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ठीक है, हमारे दांत कब सड़ते हैं? दांतों के सड़न होते हैं जब हमारे दांतों का जो पीएच वैल्यू होता है, मुंह का पीएच वैल्यू कितना होता है? 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, एसिड रेन के लिए 5.6 है, माउथ के लिए 5.5 है। ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। छोटी सी गलती से पूरा आंसर गलत हो सकता है, क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक है? रक्त का थक्का विटामिन के। ठीक है, इसका राइट आंसर है प्लेटलेटस। जो प्लेटलेटस होती है इसका बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, प्लेटलेटस को हम क्या बोलते हैं? थ्राम्बोसाइटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं आपको लिख देता हूँ, थ्राम्बो। ठीक है, क्या बोलते हैं? थ्राम्बोसाइटस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्राम्बोसाइटस भी बोलते हैं। अब देखिए जो आरबीसी होती है दोस्तों, यानी कि रेड यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, इनका जो मतलब जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। ठीक है, 120 है। और जो डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं होते हैं, इनका लगभग 13 से 20 दिन का होता है। 13 से 20 दिन के बीच में इनका होता है। ठीक है, जो आरबीसी होती है दोस्तों, इनको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। और जो डब्ल्यूबीसी होती है इनको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है। बिल्कुल है, जिसे किससे? लिटमस को किससे? एनसीईआरटी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया क्लास 9 से। ये किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। ठीक है, जो एसिड होते हैं दोस्तों क्या करते हैं? एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो बेस होते हैं दोस्तों क्या करते हैं? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आप यहाँ पे डिटेल से देखिए। जो प्राकृतिक सूचक होते हैं, जैसे लिटमस है प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एसिड में क्या हो जाएगा? ये लाल हो जाएगा, बेस में नीला हो जाएगा। ठीक है, जैसे हल्दी है, हल्दी में अगर हम इसको क्या बोलते हैं? अम्ल के साथ डालेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, अगर क्षार से डालेंगे तो लाल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो कृत्रिम जो सूचक होते हैं, जो मतलब आर्टिफिशियल को बनाया जाता है लैब में, जैसे फिनोफ्थलीन होता है। फिनोफ्थलीन को अगर हम एसिड में डालेंगे तो रंगहीन, अगर रंगहीन हो जाता तो एसिड उसमें है और क्षार में गुलाबी हो जाता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? एसिड में रेड होता है और क्षार में पीला हो जाता है। बाकी आप ये टेबल देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फेफड़ों में जो कुपिकाएं होती है उनके कुपिकाओं के होने के कारण क्या होता है? जो फेफड़े में जो कुपिकाएं होती हैं दोस्तों, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये क्या करती है? गैसों का विसरण करती है, यानी कि गैस होती है जो उसका क्या करती है? प्रसार करती है। ठीक है, गैसों का विसरण किसके द्वारा होता है? कुपिकाओं के कारण ही होता है। ठीक है, और इसका दूसरा कार्य क्या होता है? क्या करती है? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कर देती है। ठीक है, क्या करती है? अपनी बॉडी के अंदर जब वायु अंदर अंदर बाहर जाती है तो क्या करती है? बॉडी का पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करती है? बढ़ा देती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके डैश के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव ने दोस्तों जो आवर्त सारणी दी थी,
इनमें इनका जो जो इन्होंने क्या किया था, आवर्त तत्वों को किस आधार पर इन्होंने रखा था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इन्होंने रखा था परमाणु द्रव्यमान के। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो तत्व के जो भौतिक और रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं वो तत्व के परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका ये ऑप्शन ए है। ठीक है, इसके बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी जो किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको कट कर दिया। ठीक है, यानी इन्होंने इसको नहीं माना, इन्होंने क्या बोला कि परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एचआईवी एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई गई है, दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है। ठीक है, इसमें बताना है गलत कौन सा है। जैसे जिम्मेदारी पूर्ण यौन व्यवहार को अपनाना, ये तो सही है। कान छिदवाने, एक्यूपंक्चर आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को उपयोग से पहले क्या करना, मतलब सैनिटाइज करना, ये भी सही है, सैनिटाइज करना पड़ेगा। दवाइयों के दुरुपयोग के माध्यम से संचरण, विशेषकर सुइयों से भी फैल सकता है, ये भी करना चाहिए। लेकिन मच्छरदानी का उपयोग, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, जो एड्स दिवस होता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हमेशा हर साल के 1 दिसंबर को एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि किसी चालक से प्रभावित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का जो कोण शून्य हो जाता है तो चालक पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, तो क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, जो बल हो जाएगा वो भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, एफ बराबर क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित जो आपका जो ईएमएफ है वो डैश होगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है ना, उसी से क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, लेकिन अगर क्या होता है, जो चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर क्या करता है दोस्तों, गति करता है, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि उससे प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं हो पाएगी। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्टेज के एक जनरेटर से संयोजित किए जाने पर इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसकी शक्ति निकालनी है। P बराबर क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत सिंपल, P बराबर VI। ये शक्ति, अब यहाँ पे देखिए आपको इनमें जो इनके जो मात्रक है वो जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा और कार्य का मात्रक है। ठीक है, वाट किसका मात्रक, शक्ति का मात्रक वाट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए V क्या हो जाएगा, इनको डायरेक्ट गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 440। अब 440 देखिए, एक बार एक में जूल है एक में वाट है, तो शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है, तो इसका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉबेराइनर के त्रिक सिद्धांत के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के सही क्रम को चुनिए। सबसे पहले आप ड्रॉबेराइनर का ट्रिक जान लीजिए। तो ड्रॉबेराइनर ने क्या किया दोस्तों, तीन ट्रिक दिए थे इन्होंने, सिर्फ इन्होंने क्या दिए थे, 3 ट्रिक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने क्या बोला था का, यदि हम इन्होंने क्या बोला था कि 3 तत्वों का यदि हम रखते हैं, मतलब इन्होंने 3 तत्वों को मतलब एक उसमें रखा, सेटअप किया परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो जो पहला और जो अंतिम तत्व है ना, इनका जो औसत जो परमाणु द्रव्यमान है वो बीच के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये भी एक त्रिकी था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। ठीक है, इसमें देखिए क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 होता है। ठीक है, ब्रोमीन का कितना होता है 81.2 होता है, आयोडीन का कितना होता है 126.9 होता है। ठीक है, तो आपको इनका ये पता होना चाहिए परमाणु द्रव्यमान। तो इसका जो दोस्तों इन्होंने क्या बोला, जो पहला और तीसरे का जो औसत होता है ना, वो क्या होता है, दूसरे के बराबर होता है। तो पहला और तीसरा का, इसका आप क्या करेंगे, इसका आप दोस्तों निकालेंगे, आप मतलब इनका जब औसत निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयन, तो इसके ब्रोमीन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, ब्रोमीन इसमें बीच में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि v प्लस यू बराबर -2 v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 16, तो v माइनस यू का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसको देखिए, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन रहेगा दोस्तों इसमें, लेकिन आसानी से हो जाएगा। मैं आपको दूसरे पेज में इसको अच्छे से सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, v प्लस यू का स्क्वायर, आपको क्या करना है, इसमें आपको v प्लस यू का क्या करिए, आप स्क्वायर कीजिए। ठीक है, और 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद देखिए क्या, इसका पूरा सा एक बार इसको ओपन कर दीजिए एक बार, तो क्या आ जाएगा, इसको 16 प्लस 2uv, 2uv बराबर 4, तो 2uv बराबर कितना हो जाएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है, -12 आ गया। अब इसी प्रकार आपको u माइनस वी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, u माइनस वी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर तो आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 16। ठीक है, माइनस 2uv कितना है, यह है दोस्तों क्या है, माइनस 2uv कितना, ये 2 से 2 कट जाएगा, 6 कट 12 कट जाएगा, 6 बार uv कितना आ जाएगा, -6, ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस में यानी कि 28। इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है 28। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए गति के समीकरण है दोस्तों, पहला गति का समीकरण, दूसरा और तीसरा। पहला है, इसमें संबंध पूछता है कि पहला जो गति का समीकरण, पहला तो v वेग और टाइम का, पहला क्या है, वेग और टाइम का बताता है संबंध। दूसरा s स्थिति और टाइम का बताता है, स्थिति और s स्थिति याद रखिए टाइम का। तीसरा वेग और स्थिति का बताता है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, 30 वाट रेटिंग वाले एयर कूलर को प्रतिदिन 12 घंटे संचालित किया जाने पर 30 दिन में होने वाली ऊर्जा की खपत कितनी खपत होती है। ठीक है, प्रतिदिन 12 घंटे, तो 30 दिन कितना, मतलब 30 दिन में कितने घंटे करेंगे, 12, यानी कि 12 360 घंटे तो ये यूज हो रहा है। ठीक है, 360 घंटे क्या हो रहा है दोस्तों, यूज हो रहा है। अब आपको क्या निकालना है, इसमें कुल खपत निकालनी कि कुल कितनी खपत इसमें हो रखी है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों, डायरेक्ट आपको क्या करना है, 360 है दोस्तों, 360 की गुणा 300 से कर देनी है, कितना आ जाएगा, 108, गुणा करके 108 000। ठीक है, किलोवाट में बदलना है तो उसको 1000 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 108 किलोवाट आवर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म C3H8 और C5H12 के आणविक द्रव्यमान C3H8 का आणविक द्रव्यमान कितना है, 12 या 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा, 44। इनका ये हो जाएगा, इनका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 60 और 12 72। ठीक है, तो 72 में से आपको क्या करना है, 44 माइनस कर देना है, 28 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसकी रोकथाम के लिए हमें इनमें से किन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। इनका इस्तेमाल, ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण सबसे ज्यादा फैल रहा है, कोयला और पेट्रोलियम की वजह से सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, कोयला के बारे में देखिए, कोयला देखिए एक होता है पीट, लिग्नाइट, बिटुमेंस और एंथ्रासाइट, 4 प्रकार का मुख्यतः कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, जो एंथ्रासाइट होता है इसकी सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होता है, पीट होता है सबसे बेकार क्वालिटी का होता है, जो लिग्नाइट होता है इसको क्या बोलते हैं, भूरा कोयला बोलते हैं। ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोयला बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि राम के पास -6.5 डायोप्टर क्षमता वाला, यानी कि किसकी बात हो रही है, अवतल लेंस की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि जिसके अवतल लेंस होता है, जो कॉनकेव लेंस होता है दोस्तों, उसकी जो पावर होती है माइनस में होती है। लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, तो आपको देखिए क्या करना है, डी बराबर, इसका रिलेशन होता है डी बराबर 1/f होता है। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/d हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कर देंगे, इसको भाग दे दीजिए, नया पेज में, दूसरे पेज में दिखाता हूँ आपको। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि डी बराबर क्या होता है, 1/f। ठीक है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/d। ठीक है, ये हो जाएगा। एफ की वैल्यू निकालने है तो 1/65 माइनस में। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा 10/65, 5 से 1 कट जाएगा कितनी बार, ये आ जाएगा, जब आप काट देंगे इसको तो ये कटेगा -0.1538। ठीक है, ये किसमें, मीटर में, जो क्षमता होती है, जो पी की वैल्यू होती है दोस्तों किसमें होती है, मीटर में होती है। सेंटीमीटर में बोलेगी तो हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगी, -15.38 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर है, -1538 सेंटीमीटर, ये हमारा ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन के एक हानि है, यानी गर्भ निरोधक गोलियां मतलब किसमें यूज की जाती है, ताकि सेफ, मतलब जो भी सेफ अगर आपने मतलब सेक्स करना है एक प्रकार से, उसके लिए गर्भ निरोधक गोलियां का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, क्या इसमें सबसे इसका जो साइड इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जब ये गर्भ निरोधक गोलियों का यूज किया जाता है, इसमें क्या होता है, जो बॉडी में होते हैं हार्मोनल, जो हार्मोन होते हैं उनमें जो क्या होता है, जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। तो इसका मुख्य रीजन यही है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, जठर रस यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, डैश में यानी कि जठर रस में डुबोने पर पीएच
पेपर का रंग कैसा हो जाता है। जठर रस उसमें कौन सा होता है, एसिड होता है, HCl एसिड होता है इसमें, ठीक है। तो एसिड क्या होते हैं दोस्तों, एसिड का क्या काम होता है, ये रेड को सॉरी हाँ रेड को ब्लू में बदल देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, रेड को ब्लू में बदलेंगे यानी कि इसका क्या हो जाएगा, जठर रस का जो पेपर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये ब्लू में बदल जाएगा, नीले में बदल जाएगा, ठीक है। तो जठर रस में कौन सा एसिड होता है, HCl होता है, ठीक है। इसका जो जठर रस निकलता है इसका सेक्रेशन कहाँ से होता है, अमाशय से होता है। कहाँ से होता है इसका सेक्रेशन, अमाशय से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी से लिया गया है कि जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं कहाँ से निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन ये निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से, इंसुलिन पैनक्रियास से निकलता है यानी कि अग्नाशय से निकलता है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता है यानी वृषण से निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये महिला में पाए जाते हैं, ओवरी से निकलते हैं। एड्रेनल किससे निकलता है, एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है, इसे क्या बोलते हैं, एड्रेनल होता है फाइट एंड फ्लाई यानी हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रिलीजिंग हार्मोन होती है कहाँ से निकलती है, हाइपोथैलेमस से निकलती है, यानी कि हाइपोथैलेमस क्या होती है, माइंड के पास, माइंड में होता है, ठीक है, ब्रेन में होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ठीक है। जो V बराबर क्या होता है, IR जो आपका न्यू ओम का नियम था, इसमें पूछना है कि R का जो मात्रक है वो क्या है। तो आप इसका आंसर आप हमें क्या करें, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।